जय हिंद एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है पेट्रियोटिक आईएएस में, हमारे आईएएस पीसीएस वाले करंट अफेयर्स एनालिसिस। इस सेशन में हम जितने भी आज के मेजर न्यूज आर्टिकल्स हैं, एडिटोरियल हैं, उसका एनालिसिस करेंगे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के पर्सपेक्टिव से। तो स्टार्ट करते हैं जो मेजर टॉपिक आज के हैं जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज कंटेंट ज़्यादा है तो ए बिट इट विल टेक ए लॉन्ग टाइम, थोड़ा सा हमारा 5-10 मिनट ज़्यादा ही लगेगा, नियर अबाउट 1 आवर्स। ओके, so we will start with this news that two of celebrities, these MPs, सुपरस्टार ये लोग रह चुके हैं बॉलीवुड के, उन्होंने 5 साल में एक बार भी नहीं बोला है लोकसभा में। और टोटल 9 लोग हैं, 2 लोग ऐसे हैं सुपरस्टार हैं जिनके डायलॉग फेमस है। तो जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप डिस्कस करते हैं कि फंक्शनिंग ऑफ लोकसभा और द लेजिस्लेचर, तो मेंस के पर्सपेक्टिव से एनालिसिस करने के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने स्टार्ट किया है कि हाइजीन सैनिटेशन रेटिंग सिस्टम, तो उसको किया था कि जो वर्ल्ड क्लास का जो हम सैनिटेशन एंड हाइजीन लाएंगे अपने होटल्स, रिजॉर्ट्स, होम स्टे में, तो वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। देखते हैं इसको क्या है। गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, तो मेंस का पर्सपेक्टिव हो गया। देन वी विल स्टडी दिस डिप्टी सीएम, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेथड है, मेंशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं, कहीं तो ये इलीगल तो नहीं है, तो इस पे सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। तो हम देखते हैं जीएस पेपर 2 प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के पर्सपेक्टिव से, दोनों में आप यूज कर सकते हैं। जो एग्जीक्यूटिव सेक्शन है गवर्नमेंट का 3 पार्ट जो होता है, जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव के पार्ट से आएगा, ठीक है। एक कैफे ऑफ अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी कैफे आया है जो डिसेबल्ड पर्सन के लिए है। वहां पे इन लोगों ने मिलके बनाया, एक एक्सपेरिमेंटल है, काफी अच्छा इनिशिएटिव है। तो वो जीएस पेपर 2 में आप वल्नरेबल सेक्शन में जब भी आप आंसर लिख सकते हैं, डिसेबल्ड पर्सन के रिगार्ड में आप लिख सकते हैं। फिर आप इसका यूज एथिक्स में भी कर सकते हैं। एथिक्स का जब भी लिखते हैं तो कभी भी आपको आया कि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर या डिसेबल्ड पर्सन के लिए क्या इनिशिएटिव लेंगे, तो एक एग्जाम्पल इसका दे सकते हैं, काफी अच्छा है। तो जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस पर्सपेक्टिव से है कि जो यूनिवर्स का क्या सीक्रेट है, उसके लिए हम स्विट्जरलैंड का जिनेवा जगह है, वहां पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। बहुत ही बड़ा सा पाइप बना के उसमें हम प्रोटॉन को एक्सेलरेट करके टकरा रहे हैं कि वो जो बिग बैंग का कंडीशन है उसको अचीव कर पाए। तो उसको देखते हैं। जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रीलिम्स मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से हो जाएगा। फिर हम देखते हैं ब्लैक होल का एक कॉन्सेप्ट आया है, जो ग्रेविटेशनल लेंसिंग होता है, वो कॉन्सेप्ट को जानते हैं। जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पर्टिकुलरली ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एडिटोरियल पे है गांधीज राम इज नॉट द राम मंदिर, तो यहाँ पे गांधीयन थॉट्स की थोड़ा सा देखेंगे, उनका राम राज्य क्या है, तो सोसाइटी में भी यूज कर सकते हैं। गांधी की आइडियोलॉजी है, तो जीएस पेपर का हिस्ट्री जो है इसी में, जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री में यूज कर सकते हैं, एथिक्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो काफी इसका यूज है, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एक ग्लोबल अलायंस टू ब्रीज द जेंडर इक्विटी गैप, तो इस पे एक आर्टिकल है, उसको थोड़ा सा कुछ इंफॉर्मेशन है, यूज किया जाएगा। सोसाइटी वुमेन्स का जो है जेंडर इक्विटी, उसके पर्सपेक्टिव से इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। गवर्नेंस का जो अभी हम देख रहे हैं कि जब अपोजिशन स्टेट जहाँ पे अपोजिशन पार्टी रूल में होती है, मतलब जो यूनियन गवर्नमेंट को जो रूल कर रही है वो पार्टी नहीं हो, तो थोड़ा सा टसल हो जाता है गवर्नेंस को लेके। तो गवर्नेंस के रोल को लेके हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से, और इसमें जो 2 पर्टिकुलर कमीशन है उसको लेके थोड़ा सा डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस है इंडियन इकोनॉमीज को लेके, यूपीए गवर्नमेंट को अभी के गवर्नमेंट से कंपेयर किया है, इसको लेके देखते हैं। आफ्टर दैट रुपे का जो है वो श्रीलंका और मॉरिशस में एक्सेप्ट किया है, इंडिया ने उनका एक्सेप्ट किया है। तो कहीं ना कहीं डिजिटल इकोनॉमी या इंडियन करेंसीज का जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो बढ़ रहा है, तो उसके पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सब है आज के न्यूज में। स्टार्ट करते हैं फ्रंट पेज पे। फ्रंट पेज पे कुछ खास नहीं है। फ्रंट पेज पे जो ये एक न्यूज है कि दिस 7 इंडियंस फ्रॉम द कतार, दे हैव बीन द फेसिंग द डेथ रो, दे हैव बीन नाउ रिलीज्ड, दे आर रिटर्निंग टू द होम। तो इसको देखते हैं, ये किस पर्सपेक्टिव में देखेंगे, इंडिया कतार का रिलेशन, क्योंकि कतार इज वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से। एक अच्छा खासा एनर्जी जो क्रूड ऑयल होता है एंड यस पेट्रोलियम का जो अदर होता है कि गैसेस एंड अदर, वो हम यहाँ से लाते हैं। और इंडियन जो वर्कर्स है वो है, तो रिमिटेंस के भी पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। 8 लाख पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडियंस जो एनआरआई है वो है।
तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर जो हमारे बीच में रिलेशन है, अभी हमने डील किया है 78 बिलियन डॉलर का, ठीक है ना। तो ये जो पीरियड है उसको एक्सटेंड किया है 2048 तक। बायलेटरल रिलेशन है वो भी कंटिन्यूअसली हमारा इंक्रीज किया है। तो मतलब इन्हेंसमेंट है, डिस्पाइट इसके होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि बहुत हो गया। बीच में टग ऑफ वॉर चल रहा था ऑफिशियल के बीच में, तो ये सब चीजें थी। ये तमिलनाडु गवर्नर वाला काफ़ी डिटेल में दिया है एडिटोरियल पे, तो इसको देखेंगे। यहाँ पे इन्फ्लेशन का है कि इन्फ्लेशन 3 मंथ में, इस मंथ का जो है वो कम आया है, 5.1% आया, दिस इज गुड। जनवरी का जो इसके पहले था दिसंबर का, वो 5.7 था। तो डिक्लाइन हो रहा है कहीं ना कहीं। जो हमारा एम है कि 2 से 6 के बीच में रहे, उसमें थोड़ा सा आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे, लेकिन देखेंगे फूड इन्फ्लेशन जो एक सेपरेट है, अगर अलग देखें, जैसे इन्फ्लेशन का जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है उसमें बहुत से प्रोडक्ट होते हैं, फूड भी होगा, एनर्जी भी होगा, फर्नीचर भी होगा, स्टील भी होगा, अदर प्रोडक्ट होंगे, ठीक है, प्लास्टिक से बने सैकड़ों हैं। तो उनमें से फूड का देखें तो फूड का हाई था जो, और फूड और एनर्जी को हटा देने पे कोर इन्फ्लेशन आता है। जैसे अब हेड इन्फ्लेशन है, आता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन में सब इंक्लूड होगा, लेकिन उसमें से फूड और एनर्जी निकाल दें, क्योंकि फूड और एनर्जी थोड़ा सा उनका जो वैल्यू होता है वो बहुत तेजी से घटता बढ़ता है। जैसे कि अभी बीच में कहीं पे पोटैटो की प्रोडक्शन कम हो जाए, तुरंत प्राइस राइज हो जाएगी। पोटैटो की किसी मंथ में बहुत हाई प्रोडक्शन हो जाए तो तुरंत कम होगा। तो इतना हम जनरल और चीज़ों में नहीं देखते, ऐसा नहीं देखते कि फर्नीचर का रेट एक बहुत हो गया। जैसे हम देखते हैं ना जनरली कि टोमेटो का रेट अभी 30 रुपीज़ kg है, वो 300 तक पहुंच जाता है, अगले ही महीने फिर 25 रुपए में आ जाएगा। तो ये ऐसा नहीं फर्नीचर का देखते हैं कि एक फर्नीचर 500 मिल रहा था, एक महीने बाद गए तो 5,000 में मिला। ये केवल इसमें होता है, फूड आइटम्स में होता है, जैसे कि सब्जियां हो गई, तो इन सबों में फ्लक्चुएशन होता है। सेकेंड थिंग जिसमें फ्लक्चुएशन होता है, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल ये सब जो चीज़ें हैं एनर्जी के, वो हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो अगर कहीं यहाँ पे युद्ध हो गया 2 कंट्री के बीच में, तो एक वो प्राइस हाइक कर देते हैं, फिर एक उन्होंने प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया अपने ऑयल का, क्रूड ऑयल का, तो प्राइस लो हो जाता है। तो फ्लक्चुएशन काफ़ी हाई होता है, तो कोर जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो, यस कोई है इधर रेलिवेंट? नो, नो रेलिवेंट। यस, ये देखते हैं कि जो दो हमारे सेलिब्रिटीज हैं, और वो भी सनी देओल और शत्रुघ्न सिन्हा, जो फिल्मों में डायलॉग के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने 5 साल में एक भी बार नहीं बोला है लोकसभा में। दिस इज द कंडीशन। People are going to represent whole of this district, and they didn't participate in this discussion where they have to speak. सोचिए आप कितने बड़े बड़े डायलॉग सुने होंगे, ये जो हाथ है उठता है ये सब, और वो वाला डायलॉग सुना होगा कि ये विश्वनाथ वाला, ठीक है ना। तो ये लोग वहां पे नहीं बोल पाते हैं ये सब डायलॉग। यहाँ तक कि स्पीकर ने उनसे बोला कि आके आप बोल लीजिए 0 आवर्स में। 0 आवर्स को क्या होता है, 0 आवर्स जो होता है उसमें आप जो एनी इश्यू ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस को आप पूछ सकते हैं, तो वो लोग नहीं बोले। टोटल जो है 9 है जिन्होंने कुछ मतलब बोला है, नहीं बोला है वहां पे। उनमें से 6 यहाँ पे हैं वो बीजेपी के हैं, उन 6 में से 4 है कर्नाटका से, ठीक है, और ये लोग हैं। तो ऐसे ऐसे कंडीशन है, ओके। तो जब भी आपको लिखना होगा इन जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो आप ये मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। स्वच्छ ग्रीन लीफ रेटिंग स्टार्ट किया था यूनियन टूरिज्म मिनिस्ट्री ने, लेकिन अभी तक इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था, हो पाया है। इसके अंडर में क्या करने वाले थे वो, जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है उसमें क्या चाहते थे, वर्ल्ड क्लास हाइजीन एंड सैनिटेशन। कहाँ कहाँ चाहते थे, होटल, रिजॉर्ट्स, होम स्टे, ओके, और भी जगहों पे, धर्मशाला भी इसके अंदर में था, लॉज भी था, इन सब जगहों पे ये रेटिंग लाना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ कि इन्होंने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया करा। 3 बार इन्होंने अपना नोटिफिकेशन निकाला है, लेकिन कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। रैंकिंग स्कीम था, इसके अंदर में क्या था कि यूनियन जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है, कोलैबोरेशन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ दिस ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, उनमें ये लोग इनको रेटिंग देने वाले थे कि आप ये प्रोसेस लाइएगा। क्या क्या प्रोसेस लाना था उनको, जो क्या क्या अडॉप्ट करने के लिए बोल रहे थे, कह रहे थे आप लोग इम्प्रूव्ड एंड सेफ सैनिटेशन, जो फीकल स्लज मैनेजमेंट होता है उसको लाइए। अब इसके लिए मशीन लगेगा, कहाँ से ये लोग लाएंगे,
तो आप जब कोई स्कीम लाते हैं उसके साथ साथ कैसे इंप्लीमेंट करना है वो भी। अब सेग्रीगेशन ऑफ द सॉलिड एंड सॉलिड वेस्ट अलग एट द सोर्स, ये कठिन हो गया। प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव सिंगल यूज प्लास्टिक, अब इसमें समय पैसा लगेगा, इन पे बर्डन बढ़ गया। अब गवर्नमेंट ने तो निकाल दिया, तो ये इंप्लीमेंट तब तक नहीं करेंगे जब तक आप कुछ पेनल्टी नहीं लगाइए। पेनल्टी लगाइएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका मिसयूज होने लगता है उसमें। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट। तो ये किस पे लागू होने वाला है यहाँ पे, कि ये अगर है कि ऑल हॉस्पिटलिटी फैसिलिटी विदाउट रेस्टोरेंट हो उसमें भी होगा। अब ये होटल लॉज और लॉज धर्मशाला कैंप जो हम लोग देखते हैं ना, वहाँ पे भी हो सकता है अगर वहाँ पे पोर्टेबल टॉयलेट्स हो। ओके, रेटिंग किस पे दी जाएगी? बेस्ड ऑन द कंप्लायंस विद द सेफ सैनिटेशन फैसिलिटी। ओके, ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिवेंट द पोल्यूशन इन द वाटर बॉडीज एंड कीप द इन्वायरमेंटल क्लीन। काफी अच्छा है जब इन्वायरमेंट में लिखेगा कि गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया है। ये इनिशिएटिव तो लिया है, एक पॉइंट तो हो ही गया आपके पास। ओके, it want to achieve through the public participation to the voluntary engagement of hospitality sector। अब hospitality sector पैसा लगेगा कैसे होगा, तो वो लोग नहीं कर रहे हैं। ओके, efforts would be made to focus on the rural area and yes here they will make aware this small tea shops रेस्टोरेंट, सबको ये लोग बताएंगे जा जाके। ठीक है, इसको 3 टीयर्ड में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो आप लोग जब पहली बार IS बन के जाएंगे तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट पोस्ट पे होता है, धीरे धीरे कलेक्टर होगा और धीरे धीरे बाद में आप लोग चीफ सेक्रेटरी बनेंगे। तो इन तीनों लेवल पे 3 टीयर्स को थोड़ा याद रखिएगा, ये है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, एक इन्होंने अपॉर्चुनिटी कैफे नाम से कैफे स्टार्ट किया। इसमें इन लोग अब कॉफी वॉफी पिलाएंगे। यहाँ पे जो बच्चे हैं, जो लोग हैं वो डिसेबल्ड है, बच्चे नहीं है, डिसेबल्ड पर्सनालिटी है। पहले ये लोग बच्चे थे, अब जब ये लोग एडल्ट हो जाएंगे तो इनके लिए यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी होगा। जनरली क्या माना जाता है कि दिस चिल्ड्रन विद द डिसेबिलिटी और नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। तो ये इनिशिएटिव एक होप देगा कि नहीं, उनको भी इंगेज किया जा सकता है। इसके लिए इन्होंने मेहनत किया, 6 मंथ तक इनको ट्रेनिंग दिया है ताकि ये लोग समझ पाए चीज़ों को अच्छे से और अच्छे से डिलीवर कर पाए। तो दिस इज इम्पोर्टेंट कि यहाँ पे आपको जब भी लिखना हो आंसर विद रिस्पेक्ट टू द वल्नरेबिलिटी सेक्शन और वहाँ पे डिसेबल सेक्शन हो, तो ये एग्जाम्पल बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल होगा। या आप कभी एथिक्स में लिख रहे हो कि आप अगर कहीं एडमिनिस्ट्रेटर हैं और डिसेबल्ड पर्सन के लिए क्या करेंगे, तो इससे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे दोज मेंटली डिसेबल हैव नो आइडिया व्हाट इट मीन टू अर्न मनी, दे आर वर्किंग फॉर द जॉय ऑफ व्हाट दे आर डूइंग एंड दैट टर्न्स गिव अ लॉट ऑफ जॉय। मतलब ये लोग जो कर रहे हैं उनको ये मतलब इनको तो पैसे से ज्यादा उतना मतलब नहीं है, ये इंजॉय कर रहे हैं। तो ये काफी अच्छा बन गया और इनमें से कई लोग सेफ बन गया है, वेटर है, कोई क्लीन अप का काम कर रहा है। तो सब कुछ इन्होंने संभाल के रखा है इन्हीं लोगों ने। ये काफी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। ये जानिएगा डिप्टी सीएम का जो मेंशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ये शब्द नहीं है। डिप्टी सीएम है ही नहीं, सीएम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है, मिनिस्टर्स है, ये नहीं है। तो इसी को लेके कहते हैं कि हम लोग डिप्टी सीएम आजकल बना दे रहे हैं कि अब वहां पे 2 पार्टियां हैं आपस में, उनमें अलायंस हो रही है, कोलिशन हो रहा है। तो अब सीएम तो एक ही आदमी बनेगा, तो उसमें से जो उनके नीचे डिप्टी सीएम है 1-2 को बना रहे हैं। अभी जैसे हमने देखा बिहार में बनाया, तो ये लोग लेके पहुंचे हैं कि ये है ही नहीं पोस्ट और ये लोग बना रहे हैं। और ये जैसे जातिवाद के लिए बना रहे हैं, वो जो कास्ट वाला वोट होता है उसके लिए या किसी और के लिए। तो ये राइट टू इक्वालिटी जो है आर्टिकल 14 के अंडर में ये वायलेट कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा तो कोई है नहीं कि वो बोल रहे हैं कि डिप्टी सीएम अगर लेडीज है, जैसे किस बेसिस पे आप कह रहे हैं ना, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, इसके बेसिस पे नहीं हो सकता है। तो ऐसा थोड़ी कहा कि आप लेडीज हैं तो आपको नहीं बनाएंगे या कोई और कास्ट है तो नहीं बनाएंगे, सारे कास्ट को बना दें, ऐसा बोला इन्होंने। तो ये तो नहीं है। फिर इन्होंने कहा कि ठीक है ये वर्ड नहीं है, लेकिन एक तो जिसको ये डिप्टी सीएम बना रहे हैं वो मेंबर ऑफ दिस लेजिस्लेचर है, दूसरी बात उसकी सैलरी उतनी ही है जितना मिनिस्टर्स का है। तो ऑलरेडी जब है मिनिस्टर्स के सब कुछ फॉलो कर रहे हैं तो नाम से कोई इतना इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, उससे हम ये नहीं कहेंगे कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल माना है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन यस दिस इज नॉट इनवैलिड। इन्होंने कहा कि इससे कोई दिक्कत नहीं है, तो डिप्टी सीएम बना सकते हैं। आप लोग भी डिप्टी सीएम बन जाइएगा जब मौका मिले तो। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द दिस ब्लैक होल शैडो। हमें लगता था हमारा ही शैडो होता है, ब्लैक होल का भी शैडो होता है, वो भी अब रियल इसका पिक्चर भी आ गया। पिक्चर किसने लाया? इवेंट होरिजिन, एक टेलीस्कोप है, वहां से मिला है।
अब सोचे ब्लैक होल को पहले हमें लगता था है ही नहीं, अब तो पता चला है, फिर उसका शैडो भी मिल गया। तो आर यू गेटिंग ना व्हाट वी आर गेटिंग? ये इवेंट होरिजिन क्या होता है? इवेंट होरिजिन जो ब्लैक होल का क्या कॉन्सेप्ट होता है? ब्लैक होल जो टोटल अगर किसी बड़ा सा सन है, ये सन के भी 10 गुना बड़ा, उससे भी बहुत ज्यादा बड़ा, और वो जब डाई होने लगता है, उसके जब एनर्जी खत्म होता है तो वो धीरे धीरे डाई होता है और धीरे धीरे वो न्यूट्रॉन स्टार बनता है और उसके बाद ब्लास्ट करता है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। और उसके बाद वो एक पॉइंट पे उसका सारा जो जितना भी उसका वेट होता है, सोचिए सन का 10 गुना, और सन ऑलरेडी अर्थ के 100 गुना, कितना बिलियन वो बड़ा है। अब उस पॉइंट पे उस पूरे मतलब इतना बड़ा सन का ग्रेविटेशन आ जाए तो वहां आएगा, कुछ जाएगा? अभी तो चुंबक कितना छोटा है, वहां आता है कोई छोटा सा, वो जाता है। तो ऐसे अगर इस पॉइंट पे कुछ भी आएगा वो बाहर नहीं जाएगा। और इसका एक एरिया होता है कि इस एरिया, ये पॉइंट से लेके इस एरिया के बीच में लाइट भी आता है तो बाहर नहीं जा पाता, इसीलिए ये ब्लैक होल दिखता ही नहीं है। अब लाइट जाएगा तभी तो दिखेगा। चीजें कैसे दिखती है? लाइट पड़ती है हमारे आंखों में दिखती है, अब लाइट बाहर ही नहीं आ रहा है तो दिखेगा ही नहीं। तो इस पॉइंट से लेके जो इसका रेडियस है ना, जहां तक ये जो कोई भी चीज अंदर आता है और उसके बाद बाहर नहीं आता है, वो वाला जो एरिया होता है उसको इवेंट होरिजिन कहते हैं। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या होता है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग जो होता है कि इसका मास इतना होता है, उस वहां पे कुछ जो वो आता है, लाइट भी आता है तो बेंड हो, उसके बगल से भी गुजरेगा तो थोड़ा सा बेंड होके दिखता है। जैसे आप लेंस कभी देखा है, लेंस में बेंडिंग होती है अगर लाइट आती है तो उस, एक मिनट, ये लेंस में देखिए, लेंस का बेंडिंग होता है, लाइट आता है तो थोड़ा सा बेंड करता है। ऐसे जो ग्रेविटी वो जहाँ पे होता है ना, यहाँ पे मानिए ब्लैक होल है, अब लाइट जाता है तो बेंड होके जाता है, इसका इतना इम्पैक्ट होता है, तो इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। तो यहाँ पे यही है, ग्रेविटेशनल लेंसिंग होता है जो दिस इज ड्यू टू द मास एंड दिस इज द मैग्नीफाइंग ग्लास। जैसे बेंट होता है ना, बेंटिंग, बेंट, वही यहाँ पे बेंट होगा। तो ये आप प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जानिएगा। फिर एक यूरोपियन यूनियन में एक हम रिसर्च कर रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर सच में बिग बैंग हो सकता है क्या? अब बिग बैंग हो तो पृथ्वी चली जाएगी, लेकिन हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है ये लॉर्ज हैडरन कोलाइडर्स। यहाँ पे हम इतने एक्सेलरेशन से ला रहे हैं, जैसे कॉन्सेप्ट यूनिवर्स का क्या है कि पहले पूरे दुनिया का जो यूनिवर्स है वो एक पॉइंट पे था, उस पॉइंट पे सारी ग्रेविटी थी, इनफाइनाइट ग्रेविटी, जैसे हम लोग ब्लैक होल में देख रहे थे वही वाला केस वहां पे था। और एक ही बाद एक्सप्लोड हुआ, ब्लास्ट हुआ, और उसी के बाद से चीजें बननी स्टार्ट हुई। पहले तो गैसियस नेबुला बना, फिर धीरे धीरे वो ग्रेविटेशनल एक जगह इकट्ठा होके पुल होके उन्होंने वो रिएक्शन स्टार्ट हो गया। तो नेबुला, फिर उसको यस ये क्या बोलते हैं, जो सोलर प्रोसेस वो बनने लगता है, वो बनना स्टार्ट हुआ। तो यही ये लोग एक जो पार्टिकल को नियर अबाउट स्पीड जो होती है ये लाइट की स्पीड से लाके टकराना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि क्या होता है। तो इस जो ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द न्यूक्लियर रिसर्च, इसको शॉर्ट फॉर्म में सर्न करते हैं, इसके लीडरशिप में हो रही है। और इसके अंडर में क्या ये लोग बनाए हैं, ये लोग 27 किलोमीटर लॉन्ग नीचे अंडरग्राउंड, सोचे 27 किलोमीटर पाइप बनाया है, खूब चौड़ा सा गोल सा, और उसके अंदर में ये एक्सेलरेटर का यूज करके ये लोग टकराना चाहते हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। उसकी कैपेसिटी ये लोग बढ़ा रहे हैं अभी। ये है आर्टिकल, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। दिस इज, ये है कि राम, गांधी राम इज नॉट द राम मंदिर। तो यहाँ पे गांधी की थॉट हम लोग जान सकते हैं। अभी जो करंट सिचुएशन चल रहा है कि राम टेम्पल का जो है, तो देखते हैं वही राम है क्या। तो ये राइटर है सुदर्शन अयंगर, ये गुजरात जो विद्यापीठ है इनको भी गांधी जी ने बनाया था। गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय द गांधी जी इन द 1920 में। तो प्लीज इसको याद रखिएगा, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है कि गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद को गांधी जी ने बनाया था। यस, ट्रू होगा। तो ये बात करते हैं, यहाँ पे आप सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं कि कैसे एक गॉड को कैसे लिया जा सकता है कि डिफरेंट लोगों के सोच में कुछ ये ना हो। जैसे गांधी जी को भी लोग आके पूछते थे, अरे ये आप राम राम कहते हैं, हम मुस्लिम हैं, हम कैसे राम ले? तो वो कहते थे, अरे यार ये हिंदू मुस्लिम से लेना नहीं है इस राम से, ये राम वही है जो आपका रहीम है। ये एक ऐसा भगवान है जो
सत्य की खोज में है, वो सबके लिए है, वो ओमनीप्रूटेंट है, आप अलग अलग नामों से जानते हैं, तो वही है। सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से भी आप लिख सकते हैं। गांधी का जो आइडियोलॉजी है, जीएस पेपर 1 में हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में, उसमें भी लिख सकते हैं। एथिक्स में भी गांधीयन आइडियोलॉजी आता है, एस्ते में भी लिख सकते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिएगा कि क्या है। इन्होंने लिखा है कि गांधी जी जो बचपन से थे वो वैष्णवाइट फैथ के थे, और उनको राम और कृष्ण के मंदिर में उनका जाना कॉमन सी बात थी, लेकिन उनको वो वाला मंदिर वाला कॉन्सेप्ट सही नहीं लगा। फिर धीरे धीरे उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, आगे इसमें बोलते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि गांधी सॉट टू मेक द पॉलिटिक्स रिलीजियस एंड रिलीजन प्रैक्टिकल। जैसे वहां पे पॉलिटिक्स में वो रिलीजन लाना चाहते हैं, जैसे रिलीजन होता है ना, माना जाता है कि एकदम एथिकल है, मोरल है, कोई अगर भगवान के सामने है तो एकदम झूठ ठूठ नहीं बोलने का कसम खाता है, तो उन्होंने लोगों ने सोचा कि ये अच्छा चीज लाएगा, लोग डरेंगे कुछ गलत करने से, लेकिन उसका उल्टा हुआ, लोग डरने के बदले लोग रिलीजन का यूज करके वो एकदम लड़ाई वड़ाई करवा के वोट वोट के लिए तैयार हो गए। तो ये था कि पॉलिटिक्स को, रिलीजन को पॉलिटिक्स में लाया जाए, और जो रिलीजन है उसको प्रैक्टिकल किया जाए, कि जो कुछ खराब चीजें कि सिर्फ आपको व्रत रहना है या मंदिर में जाना है, वहां नहीं, उसको प्रैक्टिकल करना है। कि जैसे डिसिप्लिन, कि आप सुबह उठते हैं, नहा वहा के एकदम थोड़ा सा पूजा करते हैं, तो एक डिसिप्लिन बनता है, प्रैक्टिकल यूज, कि रिलीजन को अच्छा लोगों को बनाने के में यूज आया जाए, तो ऐसा उनका थॉट था। He built upon the neglected strand of the Indian tradition, the path of the कर्म योगा and spiritual realization। उन्होंने कहा कर्म से जोड़ा जाए, स्पिरिचुअल अंतः मनन को लेके रिलीजन को पॉलिटिक्स में लाया जाए, कि लोग सोचेंगे, लोग उसको मानेंगे कि यस देयर इज द स्पिरिचुअल थिंग है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि गांधी जी एम टू वर्क फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड रिफॉर्म फॉर्मल रिलीजन, दोनों को चाहते थे अच्छा हो। फिर हिज ओन जर्नी ऑफ द कंटिन्यूअस सेल्फ प्यूरिफिकेशन वाज बाय द चैंटिंग राम नामा। तो राम नाम को वो बार बार चैंट करके ही वो अपना वो स्पिरिचुअल जो होता है, वर्शिप जो भी है, रिलीजियसटी वो दिखाते थे। उन्होंने हरिजन में लिखा हुआ है कि उनके सामने 3 क्वेश्चन आया था, एक टीचर ने पूछा था। पहला क्वेश्चन था कि गांधी जी ये बताइए कि इज इट नेसेसरी फॉर ए हिंदू टू फॉलो द लाइफ ऑफ श्री रामचंद्र, मतलब जो श्री रामचंद्र जो हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री में, उनका फॉलो करना जरूरी है। फिर उन्होंने कहा कि क्या उनका मंदिर में जाके इमेज देख के ही असली पूजा होता है, बिना दर्शन के नहीं हो सकता है। पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा उन्होंने पूछा कि अगर हम किसी के सामने झुकते हैं या हाथ जोड़ते हैं तो वो हमें आशीर्वाद देता है, वो हमें रिप्लाई देता है, लेकिन अगर हम सेम चीज जाके मंदिर में करें तो वो तो नहीं आती है, इमेज डजंट। और अब अगर हम किसी को लेटर लिखे, वहां से जवाब ही नहीं आया, तो लेटर लिखने का फायदा क्या है? तो क्यों ये करते हैं फालतू का चीज, ऐसा इन्होंने बोला। ओके, ये क्या खुला? ओके, फिर इन्होंने लिखा है कि द पर्सन हुज इमेज ए हिंदू एडोट, मतलब हम लोग जाते हैं मंदिर में, किसी का इमेज है, कोई भी होता है, हम लोग भगवान बहुत जल्दी बनाते हैं, दे आर थाउजेंड ऑफ द गॉड्स, आप देखिएगा कि किसी किसी के नाम पे है। तो वहां पे अगर वो आदमी कभी रहा होगा हिस्ट्री में और उसका हमने इमेज बना दिया, तो क्या उसने जो गलत किया होगा, अगर हम उसी की पूजा करते हैं तो हम पे वो नहीं आएगा? तो ये सब 3 क्वेश्चन थे, उसी का इन्होंने आंसर दिया है। उन्होंने, गांधी जी ने बोला कि इट इज नॉट नेसेसरी फॉर एनी हिंदू टू गो टू द टेम्पल एंड टू वर्शिप द गॉड रामचंद्र। ओके, उन्होंने कहा कि मैं जो राम हिस्ट्री में उनको भी वो मेरे वो वाले राम नहीं है, मेरे राम क्या है? गांधी रोट दैट ही डिडंट मेक एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन द टेम्पल, मॉस्क एंड द चर्च। उनके लिए गॉड ऐसा नहीं है कि सिर्फ चर्च, वो हर जगह है। और यहाँ पे इन्होंने बोला कि गॉड का मतलब उनके लिए सत्य है, सत्य की खोज, वही है उनका गॉड। इन ऑल द गांधी स्पीच, गांधी अपने स्पीच में काफी यूज करते थे राम, राम नाम का, तुलसीदास का रामचरितमानस का, और राम राज्य का। लेकिन इन्होंने कहा कि लोग जब आके पूछते थे कि अरे आप ये हम आपका ये राम कैसे ले, ये तो ऐसा नहीं होगा कि मुसलमान या क्रिश्चियन कैसे लेगा? तो गांधी जी कह रहे हैं कि मैं मन ही में हंसता था कि अरे वो लोग गलत समझते थे, ऐसा नहीं है कि वो राम का सिर्फ एक ही फॉर्म है, राम को कई नामों से जाना जा सकता है। अगर मुस्लिम है तो वो उनको खुदा या अल्लाह बोले। इन्होंने यहाँ लिखा कि राम ऑफ आवर प्लेस इज नॉट द हिस्टोरिक राम, ऐसा नहीं है वो जो दशरथ पुत्र राम है वही राम है अयोध्या वाले। तो इन्होंने एक इमेजिन राम को क्रिएट किया था जो कि सब कुछ हो सकता है। यहाँ पे बोला तो है, यहाँ पे ही कुड बी द अल्लाह एंड खुदा। ओके, गांधी न्यूज दैट, गांधी को पता था कि अगर हम किसी स्पेसिफिक एक पे अड़ जाएं कि यही राम है, तो वहां पे इतना डिवाइडेड सोसाइटी है कि लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। और उनको पता था कि ऑलरेडी हिंदू मुस्लिम का इशू अंग्रेज बना के गए थे, और बाद में लोग और भी आएंगे बनाने के लिए उससे भी बड़े मुद्दे पे।
तो उन्होंने राम को ऐसे बहुत रिजिड फॉर्म में नहीं करा। उन्होंने राम राज्य जो किया था वो आइडियल कंडीशन का बात किया था। यहाँ पे बोला है कि वो राम राज्य ऐसा होगा जिस डेमोक्रेसी में कि जो सबसे कमजोर जो वहाँ का सिटीजन होगा वो उसको भी आराम से जस्टिस मिलेगा, बिना किसी पैसे खर्च किए, बिना किसी भागा दौड़ी के। इन्होंने ऐसा इमेजिन किया था राम राज्य का, ठीक है। लेकिन इन्होंने कहा कि अभी ये राइटर लिख रहे हैं कि प्रेजेंट डे में क्या है, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द रिलीजन अब तो यहाँ पे बहुत ज्यादा होने लगा। इन्होंने अभी प्राइम मिनिस्टर को जो अभी गए हैं उन्होंने कहा कि एक कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है, आप कहीं पे ठीक है, अगर कहीं पे जजमेंट आता है राम टेम्पल को लेके तो आप उसका कॉन्ग्रेचुलेशन कर सकते थे। ऐसा नहीं दिखा सकते कि आप एकदम उसी से जुड़े हैं, एकदम आप जाके उसमें एकदम लग जाए, जिस तरीके से यू आर शोइंग योर बायसनेस। तो यहाँ पे इन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया है। ये है जेंडर गैप इक्विटी को लेके इन्होंने कहा कि अभी जो हमारा G20 का हुआ था उस पे हमने एक लाया था कि किस किस एरिया में काम करेंगे, सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड, ड्राइविंग क्लाइमेट एक्शन, इंश्योर फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड वेलबींग। इस सब एरिया में इन्होंने बोला है कि वी विल ब्रिंग दिस जो ये जेंडर गैप है उसमें इक्विटी लाना है। तो दो चीज बोल रहे हैं, जेंडर इक्वलिटी एंड इक्वलिटी आजकल बन गया है, और उसी के नाम पे एक अलायंस है, अलायंस फॉर द ग्लोबल गुड, और इसके अंडर में कई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स अफेयर्स है, फिर मिलिंडा गेट्स भी हैं, सब लोग मिलके इसको डेवलप करना चाहते हैं। तो हाँ, यहाँ पे बोला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी ये आया था। फिर उन्होंने यहाँ पे बोला कि जो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल है वो काफी बेहतरीन एक स्टेप है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो उन्होंने बोला कि जो एक्सपेक्टेड टू जो इसका इम्पैक्ट होगा वो इंडियन गवर्नेंस पे होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी हम जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसमें हम देखेंगे कि इसका जो गवर्नेंस पे वुमेन्स का पार्टिसिपेशन के बाद हमने देखा है कि काफी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। जैसे वुमेन्स अगर वहां पे डिसीजन बनाया जा रहा है, कोई पॉलिसी बनाया जा रहा है, तो वो अपना पर्सपेक्टिव बोलेंगी ना कि घर के अंदर में हमें डिसीजन लेने में क्या दिक्कत होता है, इस पे देखिए कि घर का खर्चा कैसे चलाना होगा, ओके, कि वुमेन्स को क्या क्या मेडिकल इश्यू आता है, जैसे कि मंथली दे हैव द मेंस्ट्रुएशन, तो उसके लिए वो अच्छा प्रोविजन लेके आएंगे कि यस ये सब चीजें होनी चाहिए। या उनकी नीड की अगर घर में जो कुछ डॉरी को लेके है या कुछ और चीज को लेके है कि एजुकेशन में उनको नहीं जाने दिया जाता है बाहर, तो हॉस्टल का एक्सेस दिया जाए, एजुकेशन के लिए पैसे दिया जाए, तो वो अपना पर्सपेक्टिव रख सकती हैं। जो इश्यू है वो एक मीन उतने अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, तो ये इन्होंने बोला है। इन्होंने बोला कि इंडियन गवर्नमेंट ने एलोकेट भी किया $27 बिलियन जो जेंडर बजट में है। जेंडर बजट क्या होता है कि बजट का एक पोर्शन निकाल के रख दिया जाता है कि वीमेन से रिलेटेड जो इशू है उनको इम्प्रूवमेंट ऐसा एरिया में दिया जाएगा कि उनका जो एक्सेसिबिलिटी है और डिसीजन मेकिंग है वो इम्प्रूव हो सके। तो ये है। इन्होंने ये भी बोला है कि जो इंडिया में इंडियन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज हुआ है 23 से 27% एज पर द एनुअल लेबर फोर्स, ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है। फीमेल का जो इनरोलमेंट है हायर एजुकेशन में वो भी इंक्रीज हुआ है 28% लास्ट 10 ईयर्स में, मतलब पहले 10 साल पहले अगर 100 होते थे तो अब 128 ले रहे हैं। स्टेम याद रखिएगा, स्टेम में भी इनका माना जाता था कि वुमेन्स का काफी कम है। जैसे स्टेम क्या है, साइंस, एस से साइंस, टी से टेक्नोलॉजी, ई से इंजीनियरिंग, एम से मैथमेटिक्स, इसमें भी उनका श्रेयस जो वुमेन्स का है वो इनहेंस हुआ है। ओके, तो ये सब चीजें हैं इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। यस, यहाँ पे मैं बोल रहा था ना कि कौन कौन इसको जो अलायंस है उसमें ये है, CII है, फिर CIA, इन्होंने CII ए के ही है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ओके, और फिर मिनिस्ट्री भी है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और बिल एंड द मिलिंदा गेट्स जो NGO है इनका वो है। तो ये सब क्या प्रोवाइड करेंगे, अगर इस लेवल पे हमने अलायंस किया है तो हमें ग्लोबल एक्सपर्टाइज मिलेगा, थिंक टैंक मिलेगा, इंडस्ट्री एंड कंट्री लीडरशिप डिफरेंट कंट्रीज से हमको मिलेगा। तो जो हमारे पास एक लार्ज पुल होगा तो काफी इंपॉर्टेंट है, उसको आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे गवर्नर को लेके इस आर्टिकल में हो रहा है कि गवर्नर ने, अभी कल की बात है कि जब तमिलनाडु का
आपको पता होना चाहिए कि जब भी पहला सेशन होता है वो गवर्नर या प्रेसिडेंट के एड्रेस से स्टार्ट होता है। पहला जो फर्स्ट ईयर का जो पहला सेशन होगा वो हमेशा स्टार्ट होता है कि गवर्नर का जो कस्टमरी एड्रेस होता है और वो गवर्नमेंट और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के पास से आता है एड्रेस, वही लिख के वो लोग को बोलना होता है। तो यहाँ पे तमिलनाडु गवर्नमेंट के जो यहाँ के गवर्नर थे उनको अच्छा नहीं लगा कुछ लाइंस की, उनमें लिखा हुआ था कि सेंटर हमको फंड नहीं दे रही है, अब ये एकदम अपने आप को लोयल बना लिए हैं सेंटर के। तो इन्होंने पढ़ा ही नहीं, कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। अब इनको लगा है कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, लेकिन अभी तक तो यही होता था कि गवर्नर जो है, मेन जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो अपनी गवर्नमेंट को थोड़ी बहुत तो क्रिटिसाइज करती ही थी। इसमें यही लिखा है कि जनरली देयर इज द क्रिटिसिज्म ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इफ दे आर नॉट फ्रॉम द सेम पार्टी। और गवर्नर को तो वो नॉर्मल, वो तो रबड़ स्टाम्प, वो तो होता है ना, नॉमिनल हेड होता है। तो हियर इट हैज मेंशन, तो यहाँ पे बोला है कि वेदर आइदर, अगर ये केस किसी ऐसे स्टेट में होता जहाँ पे गवर्नर जो होता वो बीजेपी पार्टी का रूल होता, उस स्टेट में होता, तो ऐसा कर पाते क्या गवर्नर? इन्होंने बोल रहा है ही डिडंट स्पेल आउट द एग्जैक्टली द मिसलीडिंग और द फैक्चुअल लॉन्ग पॉइंट। जैसे इन्होंने बोला कि कुछ पॉइंट्स फैक्चुअली करेक्ट नहीं थे, तो उनको बताना चाहिए था ना कौन कौन सा पॉइंट। इन्होंने बस कहा कि कुछ पॉइंट, तो बता देते ये वाला पॉइंट, ऐसा ये बोल रहे हैं। ओके, और यहाँ पे बोला कि क्रिटिसिज्म ऑफ द सेंटर एंड मेक नो पॉलिसी प्रोनाउंसमेंट, ये तो कुछ ऐसा दिक्कत नहीं है। तो ये सब है, यू शुड नो कि यहाँ पे आप जब भी बोलिएगा कि गवर्नर्स के रोल को, तो वहाँ पे आप जरूर दो कमीशन को लाइएगा। वन कमीशन है जो हमारा सरकारिया कमीशन है, सरकारिया कमीशन, सरकारिया कमीशन, और दूसरा है पुंछी कमीशन, पुंछी पुंछी कमीशन। ये दोनों कमीशन ने कहा है कि जो गवर्नर है उसको न्यूट्रल रहना चाहिए, नॉन पॉलिटिकल रहना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि जो गवर्नर है वो नॉन पॉलिटिकल उतना रह नहीं पाते हैं। वो जाके जो पार्टी सेंटर में होती है, अगर अपोजिशन पार्टी है, तो वहाँ पे एजेंट बन जाते हैं। जनरली इट इज द एजेंट लिंचपिन। एजेंट तो एक तरीके से देखेंगे कि उतना सुटेबिलिटी नहीं है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। यहाँ पे देखिएगा कि इमरान खान का जो पार्टी है पाकिस्तान में जो चल रहा है टर्मोइल, उसको लेके है कि इमरान खान को आर्मी ने इस बार एकदम आइसोलेट किया था, उनका जो इक्वल फील्ड नहीं दिया था, इनको जेल में बंद कर दिया था, इनके लीडरों को हॉन्ट कर रहे थे, इनके बहुत से लीडरों को जेल में डाल दिया था, इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल था वो भी छीन लिया था, सभी को इंडिपेंडेंट लड़ना पड़ा था। लेकिन ऐसा करके भी इन्होंने, ऐसा नहीं है कि इनको जो सोचा था कि गायब कर देंगे इमरान खान, तब भी इन्होंने जिस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सपोर्ट किया था, सबसे ज्यादा नंबर उनके जीत के है, 101 सीट मिला है और 93 इन्हीं के पार्टी के हैं, इंडिपेंडेंटली लड़े थे। तो वही है कि यहाँ पे अब आर्मी का है, कैसे ना कैसे पावर कैप्चर किया रहता है। आप डायरेक्ट ये नहीं दिखा सकते कि हम डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, तो किसी न किसी लीडर को वो लोग अपना फेस बना के लाते हैं। तो नवाज शरीफ के खिलाफ पिछली बार थे तो उनको भाग के जाना पड़ा था लंदन, उनको बुलाया कि आपका सारा गुनाह माफ, आप आइए, आप लड़िए। अब तब भी उनको लोगों ने वोट नहीं दिया। तो अब नवाज शरीफ कह रहे हैं कि सारी पार्टियां मिलकर हम यूनिटी गवर्नमेंट बनाएंगे, सब सिर्फ पीटीआई को नहीं रखेंगे। तो यही चल रहा है। यहाँ का जो आर्मी चीफ है असीम मुनीर, इनको बैक किया है कि यस ठीक है, आप बनाइए गवर्नमेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, ये बीजेपी के लीडर हैं सुब्रमण्यम स्वामी, ये पहले यूनियन मिनिस्टर फॉर द कॉमर्स एंड लॉ एंड जस्टिस रह चुके हैं। इनका है कि ये इंडियन इकोनॉमी से सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप क्रिटिसिज्म में थोड़ा देख सकते हैं, उतना रेलिवेंट नहीं। उन्होंने बोला कि जो इंडिया जीडीपी ग्रोथ है जो 1670 से ये 3.5 से भी नीचे गिर गया है। तो इन्होंने कहा जो अभी गवर्नमेंट दिखा रही है वो सही डेटा नहीं दिखा रही है, एंड 4 ईयर कंटिन्यूसली डिक्लाइन फ्रॉम 7 to the 3.8 हैज नेवर बीन एक्नॉलेज्ड बाय द गवर्नमेंट ये मानती ही नहीं है। ठीक है, इन्होंने कहा कि अभी कांग्रेस गवर्नमेंट थी तब भी जो ग्रोथ रेट था वो भी हिंदू ग्रोथ रेट था, नियर अबाउट 5-6% के आसपास था, और बाद में तो 6 से 8 पे गया था, 51 से लेके 2014 तक। तो इन्होंने कहा था इससे भी नीचे चले गए हैं। तो ये इनका है। अब ये बोल रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है, डेटा वोटा ये लोग नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यस। और हिंदू ग्रोथ रेट क्या होता है कि एक क्लियर कट डिफिनीशन नहीं है। जैसे हिंदू ग्रोथ रेट में ये था कि एक नॉर्मल ग्रोथ रेट, जैसे कि जनरली हिंदी माइथोलॉजी में माना जाता है कि सब चीज़ भगवान करते हैं, तो आप कुछ करेंगे। तो लोग क्या कहते हैं कि जैसे जनरली होता है ना कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तभी जाके इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, रेट ज़्यादा होता है। अब आप सोचेंगे सब भगवान करेगा, तो बस खाने पीने का व्यवस्था करते हैं, एफर्ट नहीं मारते हैं इकोनॉमी में जाके, तो इसीलिए इसको हिंदू ग्रोथ रेट कहा जाता है। ठीक है,
What alarming since Modi assumed the office is that the decline had begun in 2016 and continue even. They failed to structural economic policy coherent. कोई एक उनका कोहेरेंस नहीं है पॉलिसी में। ऐसा नहीं है कभी जैसे स्मार्ट सिटी आया ना तो उसके बाद होता है ना स्मार्ट सिटी को बनाए उसके बाद तुरंत आप स्मार्ट सिटी के पास ये ना कह दे कि नहीं स्मार्ट मेगा सिटी आ जाएगा। ओके तो आप उसको करते हैं फिर रिपोर्ट देते हैं कि यस इतना 100 सीटी लिया था उसमें से इतने को बना दिया नहीं बनाया फिर आप नया नया आप एम लेके आते हैं। जैसे इन्होंने बोला कि 2019 में बोला कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2025-24 तक बना देंगे। अब 2024 में आए तो ये नहीं इसमें क्या क्या ये नहीं बता रहे। ये बताएंगे नहीं 2047 तक हम डेवलप्ड हो जाएंगे फिर 2047 में कहेंगे नहीं नहीं हम 2087 तक चाइना है यूएस है सबको अपने अंडर में ला देंगे। तो देयर इज ऑलवेज द प्रॉमिस कोहेरेंस नहीं है कि आपने जो बोला है वो कहाँ तक है। इन्होंने बोला कि 2024 में आप कह रहे थे ये 15% एनुअल ग्रोथ का चाहिए था ग्रोथ था 6-7 कैसे पा पाते हैं कोई पॉलिसी कुछ नहीं था इन्होंने दिखाया नहीं। एक होता है ना सपना दिखा देना सपना के बाद रियल ऐसा इन्होंने बोला है कि ऐसा है कि कोई कोहेरेंस नहीं है। फिर इन्होंने बोला कि जो दिखाने का भी तरीका है वो सही तरीके से अपना ग्रोथ भी नहीं दिखाते हैं। जैसे इन्होंने 2019 और 2023 में जो इन्होंने ग्रोथ रेट दिखाया है वो अगर सही से काउंट किया जाए तो 4% है जो ये लोग 7% दिखाते हैं। कैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ कि कैसे ये हो सकता है। जैसे कि ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है एक बार और करता हूँ। जैसे कि आपका एक सिंपल सा एग्जांपल दीजिए कि आपका 2018 था और आपका रूम का प्राइस 18,000 था ठीक है। अब 2020 में आपका कोविड आ गया और ड्यू टू दिस इसका गिर के 12,000 आ गया ठीक है 12,000 आ गया। अब 2024 आया फिर चीजें नॉर्मल हो गई और इस समय आपका बढ़ के वापस 2000 ये 22,000 हो गया 12,000 नहीं 22,000 हो गया ठीक है 22,000 वापस हो गया। तो अब आप कंपेयर इससे करें तो लगेगा कि अरे 10,000 का इंक्रीज हुआ है तो आप कहेंगे मैंने 10,000 कमा लिया अगर आप कमा रहे होंगे। लेकिन आप इससे करेंगे तो 4,000 आएगा। तो वही अगर आप इससे कंपेयर कर रहे हैं जो बेस है इसी को बेस इफेक्ट भी कहते हैं कि बेस अगर आप किससे कंपेयर करते हैं वो होता है। फिर इसमें इन्फ्लेशन का भी इशू आ जाता है। ये है कभी क्रिटिसिज्म हो तो यू कैन राइट दिस पॉइंट्स। फिर से यहाँ पे अगेन क्रिटिकल एनालिसिस है इकोनॉमिक रियलिटी है। अगेन यहाँ पे यूपीए गवर्नमेंट से काफ़ी डिफरेंट पोजीशन पे इन्होंने डिस्कस किया है एनालाइज किया है। स्टार्ट करते हैं। इन्होंने बोला है कि जो इन्फ्लेशन के लिए है एनडीए गवर्नमेंट ने इन्होंने कुछ सप्लाई साइड में इम्प्रूव करने के लिए कुछ नहीं किया। जैसे कैसे होता है कभी भी आप स्टार्ट करते हैं तो जो आपका जो इन्फ्लेशन क्यों आएगा जनरली अब अगर 10 लोग हैं और सामान 5 है तो लोग ज्यादा पैसा देने लगे। अगर वो 10 ही रुपए का है अब 10 लोग हैं 5 ही सामान है तो सबको चाहिए ना तो उनके पास पैसे भी हैं। दो कंडीशन हो अगर सामान कम हो लोग ज्यादा हो पैसे हो उनके पास तो ये 10 रुपए का 20-25 में भी खरीद के ले जाएंगे। अब दूध लेके जाना है तो दूध सबको है तो कोई भी थोड़ा सा ज्यादा पैसा देगा तो इसीलिए होता है। तो सप्लाई साइड पर अगर हम कर देना कि जो 5 था उसको 10 कर दे 15 कर दे तो इन्फ्लेशन नहीं आता वो चला जाएगा दूसरी दुकान पे क्योंकि वहां पे उसको पता है ना वहां पे भी है। तो इन्होंने कुछ सप्लाई साइड के लिए कुछ नहीं किया ऐसा यहाँ पे बोला है क्योंकि इन्होंने क्या बस किया कि इम्पोजिंग द एडहॉक एक्सपोर्ट बैन। जब भी कभी इन्फ्लेशन आता है तो ये बैन लगा देते हैं कि बाहर मत भेजिए। तो इससे क्या होता है कि जो फार्मर्स का घाटा होने लगता है। फार्मर्स को जहाँ पे फॉरेन में ज्यादा पैसा मिल सकता था उसको 50 रुपए में वहां बेचता आपको उसको मजबूरी में 20 रुपए में बेचना पड़ेगा यहाँ पे। अगर सप्लाई ज्यादा होता है कि वो फॉरेन में भी बेच दे तो वहां से भी कमाए यहाँ से भी कमाए और रेट भी कम रहता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि इम्पोजिंग इन्होंने बस ये किया है। इन्होंने क्या करा है अधिक से अधिक कैश ट्रांसफर किया है। जैसे कि पीएम किसान निधि योजना था 6,000 रुपए यूज वो कर रहे थे फूड ग्रेन बंटवा दिया। लेकिन इससे जो रियल में सप्लाई साइड है उससे कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। इंप्रूवमेंट कैसे होता प्रोडक्टिविटी बढ़ा देते। जिस खेत से 5 केजी हो रहा था 5 क्विंटल हो रहा था उसको 10 क्विंटल बनवाने की कोशिश करते। कुछ अच्छा सा मशीन मैकेनाइजेशन करवाते ट्रैक्टर थोड़े सस्ते दाम पे करवा देते जो भी होता तो इम्पैक्ट होता।
जो मार्केट है, स्टोरेज मार्केट, जहाँ पे सामानें खराब हो जाती हैं, अगर खराब नहीं हो तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है। अगर हम 20 क्विंटल बना रहे हैं, स्टोरेज नहीं है, तो अगर उसमें से 4 क्विंटल सड़ जा रहा है तो कहीं ना कहीं सप्लाई कम कर दिया ना। तो ये सब पे ध्यान नहीं दिया कि मार्केट फैसिलिटी ये सब नहीं होता है, तो ये वेजिटेबल पल्स है, इनके जो प्राइस है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते रहते हैं। Only method to conceive by the NDA to address this issue was to facilitate this corporate takeover to the Indian food and agriculture economy. जैसे इन्होंने कहा कि फॉर्म लॉ जो इन्होंने लाया था, वो लाके उन्होंने कहा था कि सारा सोल्यूशन है, उसके अब कॉर्पोरेट टेक ओवर हो जाता एग्रीकल्चर का। ऐसा जो फार्मर्स थे विरोध कर रहे थे, बाद में इन लॉ को तो रिपील करना पड़ा, क्योंकि फार्मर्स का हो गया कि अरे आप कॉर्पोरेट को दे रहे हैं, तो ये भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो इन्होंने कहा कि इस एरिया में जो भी था वो सक्सेस नहीं था। फिर इन्होंने नेक्स्ट वाले में कंपेयर किया है जो इन्फ्लेशन एंड इन्वेस्टमेंट है। जैसे इन्होंने कहा कि प्रॉब्लम विद द यूपीए गवर्नमेंट वाज दैट ऑफ द एक्सपोर्ट ग्रीव रैपिडली बट द इंपोर्ट ग्रीव इवन फास्टर। जैसे उन यूपीए में क्या था कि जो एक्सपोर्ट था, इंडिया से बाहर भेज रहे थे, वो तेजी से बढ़ रहा था, तो फायदा है ना, बाहर का फॉरेन करेंसी आएगा। लेकिन दिक्कत ये था कि सिर्फ एक तरीके से होता है, जो इंपोर्ट था वो उससे भी तेजी से हो रहा था। जैसे हम एक साल में 10 से 15, 10 से पहले इंपोर्ट करते थे 10 किलो, 15 किलो करना शुरू किए, 5 किलो ज्यादा बाहर जा रहा है ना, तो पैसे ज्यादा आ रहे हैं। लेकिन जहां हमारा इंपोर्ट था ना, इंपोर्ट जैसे पहले 20 किलो आता था, तो उसको इंक्रीज होकर 40 किलो आ गया, तो जो इसका फायदा होता था वो घाटे में बदल गया, क्योंकि इंपोर्ट ज्यादा हो गया। तो यूपीए में अच्छी बात ये थी कि एक्सपोर्ट बढ़ा था, लेकिन इंपोर्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और इंपोर्ट बढ़ने का सबसे ज्यादा दिक्कत था, क्रूड ऑयल का जो प्राइस था वो बहुत इंक्रीज हुआ था। अभी जो $70-80 पर बैरल है, उस समय $120 हो गया था। तो एक तो ये था। फिर इन्होंने कहा था कि कह रहे हैं कि एनडीए गवर्नमेंट का दिक्कत है कि इनका ना एक्सपोर्ट उस लेवल का है, ना ही इंपोर्ट है, दोनों डिक्लाइन किया है, और इट इम्पैक्टेड द इकोनॉमिक ग्रोथ एडवर्सली। अब ट्रेड बैलेंस अभी पे इम्पैक्ट है। फर्दर ड्यूरिंग द एनडीए डिकेड्स द नेट एफडीआई इनफ्लो है वो इंक्रीज हुआ। एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन से जो लोग आके यहाँ के मार्केट में, जैसे नई कंपनी खोल के, जापान की कंपनी आई यहाँ पे, बोली हम पैसा लगाएंगे, तो फॉरेन डायरेक्ट इनफ्लो हो गया। लेकिन दिक्कत यह है कि जो एक तरीका तो ये होगा बाहर से पैसा आने का, एक होता है कि जो बाहर लोग गए हैं, सऊदी अरबिया, कतर एंड अदर कंट्री, रसा भी लोग जाते हैं, यूक्रेन भी जाते हैं, अभी तो इजराइल भी जाने लगे, तो वो लोग पैसे भेजते थे, तो वो रेमिटेंस उसको कहते हैं, वो घटा है यहाँ पे, रेमिटेंस है डिक्रीज, तो ये बढ़ने का फायदा ये घटा दिया। ठीक है, ये जो है तो यहाँ पे क्या है, एफडीआई यूपीए गवर्नमेंट से ज्यादा थी, रेमिटेंस कम है, तो ओवरऑल ये इसमें भी बराबर हो गया। Fall in Indian foreign exchange reserves during the NDA 1 could be reversed by NDA 2, but the rupees continue to depreciate with the dollar. जैसे फॉरेन रिजर्व था वो एनडीए 1 में कम था, लेकिन एनडीए 2 जो गवर्नमेंट आया, जो दूसरी बार 1919 से 24 तक का है, उसमें तो इंक्रीज किया। लेकिन दिक्कत ये है कि जो पैसे की वैल्यू है ना वो डिप्रिसिएट की है। डिप्रिसिएट का मतलब ये होता है कि जैसे आप ये इंडियन है और आपको कोई चीज फॉरेन से मंगाना है, कोई मशीन बनाना है, और कुछ मशीन बना के आप कुछ बनाना चाहते हैं, तो ये $1000 का है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे तो आप कमा रहे हैं रुपीज में, तो आपके पास है 10 लाख 20 लाख जितना भी है। अब ये बोला कि $1000 दीजिए, तो इसको इंडिया में ही जाना पड़ेगा जहाँ पे पैसा देके डॉलर मिलता हो। तो अब यहाँ पे डॉलर का ये जाएंगे पैसे लेके, तो पूछेंगे $1 कितने का है, तो ये बोलेगा 100 रुपए का है, 100 रुपए का $1। अब इनको देना है 1000, तो उसमें इनका जो वैल्यू हो जाएगा वो 1 लाख रुपए देंगे, तो इनको $1000 मिलेगा, तो ये देंगे इनको, तो यहाँ से मशीन आएगा। ठीक है, तो अगर फॉरेन एक्सचेंज यहाँ पे आया और इस रुपीस की वैल्यू कम हो गई, जैसे पहले $1 लेने के लिए 100 देना पड़ता है, अगर रुपीस की वैल्यू कम हो गई 120 देना पड़े, तो कहीं ना कहीं ये फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा होना चाहिए ना हमारे पास, तभी तो हम इसके लिए पे कर पाएंगे। तो 120 रुपए तो हमें क्या हो गया कि इसका जो रेट है हमें ज्यादा लगेगा, अगर हमारा वैल्यू डिप्रिसिएट हो गया, तो इसका वैल्यू बढ़ नहीं गया। अब हमको कितना देना पड़ेगा, इसको 120 देना पड़ेगा, और सेम 1000 लेने के लिए 30 यहाँ कर लूँ तो 1,20,000 रुपए देना पड़ेगा। ये 20,000 बढ़ गया इनके लिए। तो अगर फॉरेन कंट्री में कोई भी ऐसा थोड़ा सा भी इंक्रीज होता है और साथ में
जो मनी की वैल्यू कम हुई तो वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होके दिखता है, जो अभी हमने देखा है। फिर इन्होंने कहा कि एनपीए जो था यूपीए ने बढ़ाया था। एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसको भी थोड़ा समझिए। नॉन परफॉर्मिंग एसेट आप बैंकिंग पढ़ते हैं कि जब आप गए लोन लेने, आपने घर खरीदने के लिए 30 लाख लोन लिया, उन्होंने कहा कि आपको 40 हजार रुपये पर महीने देने पड़ेंगे। फिर आप बीच में आपकी जॉब छूट गई, तो अब आप 40 हजार नहीं दे पाए 3 महीने तक, और उसके बाद बैंक में लगा देंगे तो दे नहीं पाएगा, तो वो उसको स्ट्रेस्ड कह देता है, स्ट्रेस्ड एसेट, कि जो हमने दिया है उसको 40 लाख गया अब। तो यही है कि स्ट्रेट एसेट जो इनके टाइम में था वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया था। पहले तो ग्रोथ था, फिर यूपीए गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, थोड़ा सा रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब दोबारा लोन दे दिया मुझे, कहा कि अच्छा तुम पे नहीं कर पा रहे हो, 20 लाख अब ले लो और वो 30-30 हजार पे करते रहना। तो मेरे पास क्या हो गया, 30 लाख का, 30 लाख का पहले लोन था, 20 लाख और ले लिया, 50 लाख हो गया। तो कहीं ना कहीं बैंक का भी लोन बढ़ा। अब पता चले बाद में ये भी 20 हजार, 20 लाख नहीं दे पाया, वो भी खा गया क्योंकि जॉब नहीं है ना। तो गवर्नमेंट ने भी ऐसा किया। पहले कंपनी आई, पैसा लेके गई कि 100 करोड़, 1 हजार करोड़ दीजिए, वो उनका बिजनेस नहीं चला। पहले बिजनेस खूब चलेगा, ग्लोबल शॉक हो गया तो उनका बिजनेस नहीं चला। तो गवर्नमेंट ने कहा कि फिर से दे दो कि ईएमआई भरता रहे, ये ना दिखेगी वहां पे है, तो ये तो दिखेगा कि लोन बढ़ गया, लेकिन ये तो नहीं दिखेगा ना कि वो ईएमआई नहीं आ रहा है। तो उन्होंने ऐसा किया, पता चला कि और एनपीए बढ़ गया था यूपीए के काम टाइम में। तो जो एनडीए आए हैं वो कह रहे हैं कि हमने तो रिजॉल्व कर दिया, सब बात, सारे पैसे लेके आए। लेकिन रियलिटी ये है कि इन्होंने पैसे लाए नहीं है। इन्होंने क्या किया, रिट ऑफ किया है। ये आए, इनका गवर्नमेंट है, उन्होंने बैंक से कहा ठीक है कोई बात नहीं, वो नहीं दे पा रहे 50 लाख, छोड़ दो, मत मांगो, मैं दे दूंगा। और इन्होंने बैंक क्या किया, गवर्नमेंट ने कहा बॉन्ड निकाल दिया कि लोगों को बॉन्ड दूंगा, मतलब 1000-1000 रुपए का बॉन्ड बेचेंगे, लाखों लोग आएंगे, तो कुछ नहीं तो वो जो इसको 50 लाख दिया है तो 50 लाख लोगों से बॉन्ड लेके दे दूंगा। मैं कहूँगा 10 साल बाद देना है, धीरे धीरे दूंगा, और मैं ये पैसे आपको दे दूंगा। तो कहीं ना कहीं आप जो ये दे रहे हैं वो आप पैसे कहाँ से लाएंगे, टैक्स लेके ही लाएंगे। तो जो नॉर्मल आदमी है उसका पैसा लेके आप एक आदमी को, जिससे आपकी जान पहचान है या जो भी है, आप उसको पैसे भर दें। अब ये बड़े बड़े जो एनपीएस थे वो बड़े बड़े इंडस्ट्री ले गए थे ना, जैसे कि विजय माल्या हो या ऐसे लोग, हाँ? तो उनको आप नॉर्मल जो टैक्स पेयर है कि 5 लाख 7 लाख कमा रहे हो, आप उसके पैसे से दे रहे हैं। और यहाँ पे उन्होंने लिया है कि 14 लाख में से 10 लाख तो इन्होंने ऐसे भरे हैं नियर अबाउट, ओके। और इसमें से बोला है कि ये भरने के लिए जो इन्होंने बॉन्ड निकाला था उसका वो इंटरेस्ट लोगों को देते हैं। मैं बॉन्ड खरीद के ले जाऊंगा तो गवर्नमेंट 1 हजार का 1100 देगी तभी तो वो हर साल 19 हजार करोड़ जो है, 19 हजार करोड़ वो इंटरेस्ट दे रहे हैं लोगों को। किसको भरने के लिए, वो किसको पैसा रिट ऑफ किया, वो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज का। और दिक्कत ये है कि वहां पे तो ट्रांसपेरेंसी थी, वहां दिख रहा था कि ऑडिटिंग कराया था। सीएजी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है जो ऑडिट करती है, हिसाब किताब रखती है गवर्नमेंट के, बैंकों की। यूपीए में तो कम से कम इनके पास था कि क्या हुआ क्या नहीं था। इस गवर्नमेंट में इन्होंने कराया ही नहीं है ऑडिटिंग, कुछ पता ही नहीं। जब हिसाब नहीं तो कोई कहेगा तो बोलेंगे कैसे बोल रहे हो, लेके आओ। यहाँ पे ऑडिटिंग होती तो लोग लेके आ जाते ना, आपने इतना घाटा करा, तो ये भी नहीं है। फिर इन्होंने इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में कहा कि इनकम जो अभी है, इन्होंने इनकम कंपेयर किया। जो यूपीए के टाइम पे था इनकम 50% ग्रोथ था, इनके टाइम पे 40%, 43% है। तो यहाँ पे इन्होंने इनकम रियल टाइम में करा है। ये लोग बोल रहे हैं कि इनका जो इनकम है वो रियल टाइम में नहीं, वो नॉमिनल में दिखा के अपना ज़्यादा दिखा देते हैं, लेकिन जो असली में किया जाएगा यूपीए का 50% था, इनका 43% था। फिर इन्होंने यहाँ पे बोला कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है, मैक्सिमम जो हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है अभी हम लोग पहुंच गए। इन्होंने एम्प्लॉयमेंट जनरेट तो किया है लेकिन इतना नहीं किया जितना डिमांड था। लोग निकल रहे हैं 10 लाख, आप दे रहे हैं 50 हजार को और कह रहे हैं 50 हजार किया, 50 हजार किया, लेकिन जो 9.5 लाख है वो तो है ना अनएम्प्लॉयड। तो पहले की तुलना, पहले भी अनएम्प्लॉयमेंट था, पहले था कि 10 लाख लोग आते थे तो 2 लाख एम्प्लॉयमेंट हो जाता था, तो 8 ही लाख बचते थे, अनएम्प्लॉयमेंट 8 ही लाख का हुआ ना। लेकिन अभी 50 हजार तो 9.5। तो यही है कि अनएम्प्लॉय, डिस्पाइट दे हैव गिवन द एम्प्लॉयमेंट का रेट भी इन्होंने कहा है कि बढ़ा है, लेकिन जो डिमांड है वो और ज्यादा बढ़ गया है। तो ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट पहले की तुलना में बहुत ज्यादा है, और 50 सालों में अभी का जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो हाईएस्ट है। एम्प्लॉयमेंट भी इन्होंने जो करा है वो सेल्फ एसेस, वो
जो खुद का दुकान खोल लिया, जैसे किसी ने पकौड़ी का दुकान खोल लिया, ठीक है, तो वहां पे इन्होंने दिखा दिया कि एम्प्लॉयमेंट तो है, लेकिन ये सैलरीड नहीं है। असली एम्प्लॉयमेंट किसको कहा जाता है? जहाँ पे सैलरी मिले, जहाँ पे सेफ्टी नेट हो, तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि नहीं है। और देखा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा जा रहे हैं। और एग्रीकल्चर सेक्टर में क्यों जाएंगे जब लोगों के पास और जगह जॉब नहीं होगा? जनरली ये होता है कि एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस में जाते हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग और एरिया से एग्रीकल्चर में जा रहे हैं, जनरल ट्रेंड ये होता है किसी भी इकोनॉमी का कि एग्रीकल्चर में लोग होते हैं, फिर डेवलपमेंट होता है, मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट करते हैं, फिर सर्विस में करते हैं। लेकिन हमारे वहाँ देखने को मिल रहा है कि एग्रीकल्चर में लोग वापस ज्यादा है। तो दिस इज ऑल्सो इम्पैक्टिंग। स्किलिंग की बात की, इन्होंने कहा कि स्किल हमने 1.4 करोड़ को किया है, लेकिन एंड 54 लाख यूथ को उन्होंने स्किल्ड एंड री स्किल्ड किया, जो भूल गए थे या जिनको थोड़ा बहुत आता था। लेकिन जो रिपोर्ट है, एज पर द रिपोर्ट ओनली 24.51 लाख जो जॉब इन्होंने दिया है, जो जिनका प्लेसमेंट हुआ है। तो आपने किया इतना, तो ये जो 70-80 लाख बचे उनका, तो इसका कोई जवाब नहीं है। ओके। और जो एवरेज ये है उनको सैलरी मिल रही है, जिनको एम्प्लॉयमेंट मिला है, 8,000, 13,000, 20,000 है डिफरेंट एरिया में। जैसे 8,000 किसका है? नॉन पब्लिक वर्क, जिनको सैलरी नहीं मिलती है, कैजुअल लेबर है। जो नॉर्मल सेल्फ एम्प्लॉयड है, जैसे जिसने पकौड़ी का दुकान खोल लिया या किसी समोसे का दुकान खोल लिया, उसको 13,000। और जो सैलरी मिल रही है वर्कर्स की, जो किसी कंपनी में जॉब करे, उनको 20,000 एवरेज है। तो इन्होंने यहाँ पे भी ये कंपेयर किया है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट यो। ये थोड़ा क्रिटिकल व्यू है, आप देख लीजिएगा, जहाँ पे यूज होगा यूज कीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, एनी रेलिवेंट, ये यस नॉट रेलिवेंट, रेलिवेंट यस, ये थोड़ा सा जानिएगा। ऑरोरा बोरियलिस, ये होता है, ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे। और ये जो है, जो लाइट है, ये रियल है, ये ऐसा नहीं है कि कहीं लाइटनिंग की गई है। ये आकाशीय ऐसा दिखता है, आपने कभी देखा है? क्योंकि इधर दिखता ही नहीं है। ये पोलर एरिया में दिखता है और काफी खूबसूरत लगता है। क्यों होता है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ का होता है, उसका कमाल है। ये अर्थ है, इसके अंदर भी मैग्नेट है। मैग्नेट के कारण ये जो है मैग्नेटिक फील्ड है। इस पे ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है, साइंस में आप पढ़ेंगे। फिर सन से जो होता है, सन से प्लाज्मा और ये रेज आते हैं, उनको सोलर स्पॉट्स कहते हैं। वो जब इनसे टकराते हैं तो उनसे एमिशन होता है। एमिशन होता है तो इससे एनर्जी निकलती है। जो रेडिएशन होता है वो लाइट के डिफरेंट रेंज में होता है, इसीलिए डिफरेंट टाइप के लाइट्स दिखते हैं। बस इतना जानिएगा। ये जो ऑरियो बोरियोलिस है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, आर्कटिक के पास। और जो ऑरोरा ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस होता है, वो साउदर्न स्फीयर में होता है। और भी सुंदर दिखता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है, ये देखिए, ये भी रियल पिक्चर है। ये कोई लाइटनिंग नहीं है, ये असली में आकाश में ऐसे दिखता है। ये लेकिन नॉर्थ साउथ में दिखेगा, ये भी रियल है। लगेगा कि आपको पिक्चर लाइटनिंग है, नथिंग, ये आकाश में ही ऐसे दिखता है, ये दिखता है। तो दिस इज ऑल अबाउट। और इम्पोर्टेंट न्यूज, हाँ ये लास्ट है। रुपे एंड यूपीआई को मॉरिशस एंड श्रीलंका में एक्सेप्ट किया है और इंडिया ने भी एक्सेप्ट किया है। तो ये एक हमारा करेंसी को लेके है डेवलपमेंट, डिजिटल जो हमारा डिजिटल इनिशिएटिव है, उसको लेके एक पॉजिटिव है। तो जब आप जाएंगे मॉरिशस, तो यूपीआई लेके जाइएगा, वहाँ पे कर सकते हैं। और मॉरिशस से अगर कोई आएगा तो ये यहाँ पे कर सकता है बाई देयर इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम ऐप ऑफ द मॉरिशस। इसको जो टेक्नोलॉजी है, इसको क्या कार्ड का है? मॉरिशस कार्ड स्कीम ऑफ द ये मॉरिशस है, ठीक है ना। बिसाइड दैट, ये कार्ड जो इन्होंने मॉरिशस कार्ड बनवाया है, उसका यूज एटीएम में भी हो सकता है। पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल, जो आप दुकान पे जाते हैं, खरीद के देते होंगे ना, फिर वो पैसे ले लेते होंगे, तो वो पीओएस के थ्रू होता है, वो सब यूज हो सकता है। तो इंडिया एंड यस, दिस इज द नेशनल एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया का जो इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड है, वो इसको कर रहा है डेवलप। और ये इंडिया, मॉरिशस, श्रीलंका, प्लीज याद रखिएगा। तो कभी भी इंडिया श्रीलंका, इंडिया मॉरिशस आए तो प्लीज यूज दैट। तो हमने मैक्सिमम रेलिवेंट एरिया किया है। आज काफ़ी कंटेंट था, इसीलिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा। सो यस, दिस इज रेलिवेंट, दैट्स व्हाई वी डिस्कस ऑल दिस थिंग। सो हियर वी विल कंक्लूड आवर सेशन। और आपको ये सेशन ज्वाइन करने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।